वेलकम बैक दोस्तों। एप टू डायरेक्टरी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले और सेकंड एपिसोड में काफी कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, होपफुली वो एपिसोड आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कृपया करके मुझे बताएं। आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बार में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के फीचर्स के, बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और समझेंगे एक एक करके बेनिफिट्स का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को ले लेते हैं, सेंटर डेटाबेस रिपोजिटरी। तो क्या होता है दोस्तों, जिस टाइम पे हमने एक्टिव डायरेक्टरी बनाया था उस टाइम पे मैंने ये स्क्रिप्ट कॉपी कर ली थी। ठीक है, मे बी आपको याद होगा। अगर नहीं, आपको, अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखें तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा लॉग का पाथ था और अ, ये हमारा सिसवॉल का पाथ है। ठीक है, और ये हमारा डेटाबेस फाइल है। तो हम इस डेटाबेस फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये दोस्तों एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस का फोल्डर है, एनटीडीएस। तो अभी क्या है, मैंने एक डोमेन कंट्रोलर बनाया है। ठीक है, जस्ट सपोज मान लीजिए, जस्ट सपोज एनटीडीएस डॉट, ये फाइल हम मान लेते हैं कि ये हमारे 3 डोमेन कंट्रोलर हैं। ठीक है, ये हमारे 3 हैं, ये 4 हैं, 5 हैं, कुछ भी मान लीजिए। आप जितने भी डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं उतने बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे और भी है, एक और है, एक और है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये इससे इससे ही कनेक्ट है या तो इससे भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, या तो ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, और ये इसका चाइल्ड हो, ये इसका पार्टनर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, मल्टी डोमेन हो गया। ठीक है, मल्टी डोमेन में हमारे पास कितनी डोमेन हो गई, हमारे पास 3 डोमेन हो गई। ठीक है, ये डोमेन, ठीक है, मल्टी डोमेन में हो गया ये। ठीक है, अब मल्टी डोमेन में एक डोमेन हमारी ये है, एक डोमेन हमारी ये है, जिसमें 2 डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, और एक डोमेन हमारी ये है जिसमें 2 डोमेन कंट्रोलर है। एक डोमेन हमारी ये है। ठीक है, मैं भी इसको भी कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और एक डोमेन हमारी ये है। तो ये हमारे दोस्तों 3 डोमेन हो गई यहाँ पर। ये हमारा फॉरेस्ट डोमेन हो गया, ये हमारी दोनों चाइल्ड डोमेन हो गई नीचे। ठीक है, तो मैं इसको फिर से यहाँ से, अगर डोमेन का नाम अगर कॉपी करना हो तो आप वो भी कर सकता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर रहेगा, समझने में आसानी रहेगी। ये मैं डोमेन का नाम कॉपी कर ले यहाँ से यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये एक हमारा हो गया मल्टी डोमेन का सिनेरियो। ठीक है, और ये हमारे नीचे जो 2 है, यूपी और एचआर, ये हमारी चाइल्ड डोमेन है, ऊपर हमारी पेरेंट डोमेन है। ठीक है, तो हर डोमेन के पास एक डेटाबेस होगा, हर एक डोमेन कंट्रोलर के पास एक डेटाबेस होगा, एनटीडीएस। ठीक है, ये हो गया हमारे, इसके पास एनटीडीएस हो गया, इसके पास भी एनटीडीएस होगा, इसके पास भी एनटीडीएस होगा। ठीक है, इसके पास भी एनटीडीएस होगा। सबके पास एनटीडीएस होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना, एनटीडीएस सबके पास होगा। तो अब क्या होता है कि अब इसके पास मान लीजिए इस डोमेन के पास एक रिक्वेस्ट आई। ठीक है, इस डोमेन के पास एक रिक्वेस्ट आई कि इसको क्या करना है, एक
यूजर ऐड करना है इस डोमेन में, ठीक है, इस डोमेन में एक यूजर ऐड करना है। तो क्या होगा दोस्तों, ये इसने यूजर तो ऐड कर दिया, बट इस यूजर की इंफॉर्मेशन ना इसके पास है ना इसके पास है, ना ही इन दोनों डोमेन कंट्रोलर के पास है। ये क्योंकि एक डोमेन है, ये यूजर इस डोमेन को अपना डेटा रिप्लिकेट कर देगा। ये जो लिंक मैंने बनाया है वो रिप्लिकेशन लिंक बनाया है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके पास डेटा रिप्लिकेट कर देगा कि ये यूजर मेरे पास है, विद इन अ डोमेन ये रिप्लिकेट कर देगा, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं रिप्लिकेशन, ठीक है। अब हमारा जो हमने पीपीटी में था, हमारा सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी, ठीक है। अब क्या होता है कि इस जो डोमेन का है, इस डोमेन का यूपी डोमेन का, ये दो डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, इन दोनों के पास सेम डेटा है, ठीक है। तो ये दोनों दोनों जो एनटीडीएस फाइल है, वो यूपी लोकेशन के यूजर्स कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के लिए सेंटर लोकेशन है, ठीक है। वैसे ही ये जो हमारा ये वाली जो लोकेशन है, दिल्ली लोकेशन है, मैंने मान लेते हैं ये दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली इसको मान लेते हैं, ये दिल्ली हो गई। तो ये जो दोनों डोमेन कंट्रोलर है, ये सेंटर, इनके पास भी जो एनटीडीएस फाइल होगी, इसमें भी यूजर्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, बहुत सारी चीजें और भी होंगी, नेटवर्क डिवाइसेस के ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। ये जो एनटीडीएस फाइल है वो सेंट्रल डेटा है किसके लिए, ये इस दिल्ली के यूजर्स कंप्यूटर्स और उनकी लोकेशंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एनटीडीएस जो है हमारी पार्टीशंस में डिवाइड होती है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, पार्टीशंस और पार्टीशंस कैसे रिप्लिकेट होते हैं और किन पार्टीशंस में क्या क्या डिटेल्स होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, सेंट्रल डेटाबेस रिपोजिटरी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा रिप्लिकेशन, द रिप्लिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया दोस्तों कि रिप्लिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है, कि जो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप बनाया है मैंने, ठीक है, ये DC05 मान लीजिए इसका नाम है, इस डीसी का नाम है DC05, ठीक है, डॉट यूपी डॉट ये लग जाएगा, ये इसका पूरा एफक्यूडीएन हो जाएगा, ये इसके पीछे लग जाएगा, ये पूरा इसका नाम जो हो गया वो पूरा एफक्यूडीएन हो गया, ठीक है। ये पूरा इसका ये एफक्यूडीएन नाम हो गया। मैं इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, कोई भी कलर जो आपको दिखे, ब्लैक कर देता हूँ। ये इस डोमेन कंट्रोलर पे मान लीजिए कि जो है कोई यूजर मैंने ऐड किया है, इस पर नया यूजर बनाया है मैंने, ठीक है। उस यूजर का नाम मान लीजिए यूजर वन है, यूजर वन, ठीक है। यूजर वन इसमें क्रिएट हुआ है। अब वो यूजर वन कहाँ रिप्लिकेट हो जाएगा, यूपी डोमेन में पूरा रिप्लिकेट हो जाएगा। इसमें अभी दूसरा जो डोमेन कंट्रोलर है उसका नाम हम मान लेते हैं यहाँ पर फोर, ठीक है, ये फोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये रिप्लिकेट हो जाएगा इसके साथ, डोमेन कंट्रोलर फोर के साथ में, ठीक है, यूजर। तो ये जो हमारा यूजर यहाँ पर रिप्लिकेट हो गया, इसको रिप्लिकेशन बोलते हैं। अब ये रिप्लिकेट कर रहा है, DC5 DC4 को रिप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम आउटबाउंड रिप्लिकेशन बोलेंगे, और ये इसको रिसीव कर रहा है तो इसको बोलेंगे हम इनबाउंड रिप्लिकेशन। हो सकता है यूपी लोकेशन में मैंने यहाँ पे दो ही डोमेन कंट्रोलर बनाए हैं, हो सकता है बहुत सारे डोमेन कंट्रोलर हों, 16 15, डिपेंड ऑन दी मतलब कितने आपके ऑफिसेस हैं, कितने ब्रांच हैं, ठीक है, किस ब्रांच में कितने यूजर्स हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रखता है कि आपको डोमेन कंट्रोलर कहाँ कहाँ प्रोविजन करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिप्लिकेशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो दोस्तों हाई अवेलेबिलिटी डोमेन कंट्रोलर में बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट होती है। वो कैसे होती है, आप थोड़ा सा आपको आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये मेरे दो डोमेन कंट्रोलर हैं, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी के लिए मिनिमम कम से कम दो डोमेन कंट्रोलर होने चाहिए, ठीक है, एक डोमेन के अंदर,
ठीक है? यहाँ पर हमारे 2 डोमेन कंट्रोलर हैं, ठीक है? अगर ये एक हमारा DC-05 डाउन हो जाता है, तब भी ये हमारा DC-04 चलता रहेगा क्योंकि इसके पास सेम डेटा है, सेम सब कुछ है, तो ये एग्जिस्ट रहेगा। नो मतलब आपके एनवायरनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है? तो सेम दिल्ली के पास भी 2 डोमेन कंट्रोलर है, अगर एक डाउन हो जाता है, ठीक है? सेम यहाँ पर है, बट आप नंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर जो प्रोविज़न करते हो, वो आप ऑर्गेनाइज़ेशन के हिसाब से, उनके ऑफिसेज़, उनकी ब्रांच कितने यूजर्स हैं उसके हिसाब से प्रोविजन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सिक्योरिटी, ठीक है। दोस्तों सिक्योरिटी अभी जो है सबसे ज्यादा पिक्चर में है, क्योंकि क्या हुआ है कोविड के बाद से जो ना बहुत ज्यादा हैकिंग हो रही है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है कंपनी जो पैसे खर्च कर रही है वो आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने में खर्च कर रही है, चाहे वो एजोर की आइडेंटिटी हो या एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर हो, ठीक है। इनको हैक कर, अगर ये आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज हो गया आपके यूजर का, ठीक है, तो उसके उसके बाद आपकी कंपनी के ऊपर हो सकता है मनी लॉस हो जाए उसको, ठीक है। डेटा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर डेटा लीक हो गया तो कंपनी को बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ना अब कंपनी क्या कर रही है कि आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या यूजर अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा कर रही है, ठीक है। तो एक्टिव डायरेक्टरी में बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी फीचर्स और पहले से ही होते हैं, बट उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो थ्रू ग्रुप पॉलिसी, ठीक है। आप कैसे चीज़ें को हैंडल करते हो, क्योंकि क्या है एक्टिव डायरेक्टरी में बहुत हायर प्रिविलेज अकाउंट होते हैं। अब डोमेन एडमिन हो गया हमारा, एंटरप्राइज एडमिन हो गया, डोमेन एडमिन हो गया, ठीक है, स्कीमा एडमिन हो गया। ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं, इनको आप कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हो, ठीक है? आप टियरिंग कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हो, उसी से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी बढ़ेगी। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, मान लीजिए कोई बंदा डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने जा रहा है, जैसे हमने ये डोमेन कंट्रोलर प्रमोट किया था, ठीक है। अब आपको याद होगा, आप ध्यान से देखना जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैंने उस डोमेन को कंट्रोलर को प्रमोट किया था लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एडमिन 01 से, ठीक है। ये हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एडमिन 01 था, जो प्रमोट करने से पहले था, ठीक है। अब वो उस समय क्या था, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर था। जैसे ही मैंने उसको प्रमोट किया, उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर हमारा क्या हो गया, ये बिल्डिंग अकाउंट बन गया, बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, जो कि इस डोमेन का है, ठीक है। बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर बन गया जो कि इस डोमेन का है। अब इसके पास जो है इस कंप्यूटर का भी है, ये देखिए स्लैश कंप्यूटर एंड डोमेन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके पास क्या क्या राइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसका मेंबर है, पहले ये देखते हैं, ये मेंबर मेंबर किसका है, मेंबर ऑफ है एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर है और डोमेन एडमिन का मेंबर है। डोमेन एडमिन क्या होता है दोस्तों, डोमेन एडमिन होता है, मैं इसको आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। डोमेन एडमिन होता है, ये हमारे फर्स्ट डायग्राम में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेकंड वीडियो में बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ राइट्स होते हैं, कुछ और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो राइट्स हैं, वो पहला राइट्स हो गया हमारे पास स्कीमा एडमिन। मैंने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रोल होता है स्कीमा का, तो स्कीमा एडमिन भी उसी के पास आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले राइट्स के बारे में, इधर लिख देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से आ गए, स्कीमा एडमिन आ गया, ठीक है। और दूसरा जो सबसे पावरफुल राइट्स होता है इंटरप्राइज एडमिन। इंटरप्राइज का मतलब हो गया जितनी भी आपके पास डोमेन है, ठीक है, वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट में इंटरप्राइज हो गया, ठीक है। तो इंटरप्राइज एडमिन भी हमारा किसमें आ गया, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया, मतलब आपके फॉरेस्ट पे आ गया, फॉरेस्ट डोमेन पे ये राइट्स होता है, ठीक है। फॉरेस्ट के पास ये राइट्स होता है वो, ताकि इस ये इंटरप्राइज का काम क्या होता है, नीचे वाली डोमेन्स को भी मैनेज करना, रिमूव करना, ऐड करना, ठीक है। ये सारी कैपेबिलिटीज होती हैं डोमेन से रिलेटेड, ठीक है। वो मल्टी फॉरेस्ट पे, मल्टी डोमेन्स पे काम कर सकता है, ये मल्टी डोमेन्स पे ये रोल काम कर सकता है। अब क्या हुआ, स्टेट के पास भी तो कुछ होना चाहिए, तो स्टेट के पास हमारा आ गया डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर,
मतलब इस डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर, यूपी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, या दिल्ली गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये हो गया हमारे पास डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं, डोमेन एडमिन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये हमारा हो गया स्टेट गवर्नमेंट का रोल। ठीक है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर की जो लिमिट होती है वो डोमेन पे होती है, ठीक है। और स्कीमा एडमिन सेंट्रल गवर्नमेंट की, और स्कीमा एडमिन और इंटरप्राइज की हो गई सारे के सारे डोमेन पे, क्योंकि स्कीमा जो हमारा होता है वो सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। सेंट्रलाइज का मतलब हो गया सारे के सारे डोमेन्स पे होता है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं तो आप स्कीमा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। वो स्कीमा जो है आपके पूरे के पूरे डोमेन्स पे होता है, जितने भी डोमेन कंट्रोलर आप बनाओगे, ठीक है। बट उसका जो एडिशन है या मॉडिफिकेशन है वो कौन कर सकता है, स्कीमा एडमिन कर सकता है, ठीक है। इसको भी हम अभी देखेंगे। अब हम आ जाते हैं फिर से अपने सर्वर के ऊपर। तो डोमेन यूजर्स बाय डिफॉल्ट सारे जितने भी एटी में अकाउंट बनते हैं वो डोमेन यूजर्स होते हैं, ठीक है। इंटरप्राइज एडमिन जैसा कि मैंने बता दिया, इसके पास जो है सारी डोमेन्स के राइट्स होते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है अ, हमारे जो है एडमिन 01 को मिल गया, ठीक है। अब पॉलिसी क्रिएटर ओनर, ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर ओनर जो पॉलिसीज बना सकता है, ग्रुप पॉलिसी स्कीमा एडमिन भी इसको मिल गया है। तो ये जो है ना बहुत पावरफुल अकाउंट है, डोमेन एडमिन्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर इवन, ये बहुत पावरफुल अकाउंट्स हैं। ये बाय डिफॉल्ट जिसको मैंने बनाया उसी को मिल गया। जस्ट सपोज मान लीजिए कि आपने विंडोज सर्वर बनाया और किसी ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसमें इस जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर अपने आप को बना दिया, अपने यूजर बना दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने प्रमोट कर दिया, ठीक है। अब उसको भी राइट्स मिल जाएंगे प्रमोट होने के बाद। तो ये चीजें ना आफ्टर प्रमोशन आपको ये सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ेंगी। और ये जो ना रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो, आप एक नया अकाउंट बनाओ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये डिलीट हो गया। इवन मैं यहाँ से ग्रुप पॉलिसी, इसमें सिर्फ एक, इसके पास सिर्फ मैं एडमिनिस्ट्रेटर रोल छोड़ूंगा, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप्स का मेंबर होगा, और ये सारे के सारे राइट्स मैं हटा देता हूँ। लीस्ट प्रिविलेज जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए इसके पास, ठीक है। आप वो डिजाइन कर सकते हो किसको देनी है। मैं एक नया यूजर बनाता हूँ, ठीक है। मैं एक नया यूजर बनाता हूँ जिसको मैं इस सर्वर का डोमेन एडमिन राइट्स दूंगा, ठीक है। मैं नया यूजर बनाने जा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि नया यूजर कैसे बनता है, यूजर्स, ठीक है। मैं इसमें बना देता हूँ डीए एडमिन, ठीक है, 01, डीए एडमिन 01 करके बनाया मैंने, और इसको डीए एडमिन 01, और इसको जो मैंने राइट्स दूंगा सिर्फ ओनली डोमेन एडमिन के दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी इंटरप्राइज रोल का मेरे पास कोई काम है नहीं, करेक्ट। अभी इंटरप्राइज रोल का मेरे पास कोई काम है नहीं, क्योंकि अभी हमारा क्या सिंगल फॉरेस्ट है और सिंगल डोमेन है। तो इंटरप्राइज रोल का हमारे पास कोई काम नहीं है। तो मैं, जब मेरे पास इंटरप्राइज रोल का काम आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे उसको यूज करेंगे और फिर उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। सजेशन यही रहता है कि आप जितना कम यूज करोगे रोल्स को, उतना आपका जो है इन्वायरमेंट उतना सिक्योर रहेगा, ठीक है। मैंने डोमेन एडमिन अपने अकाउंट को दे दिया है। इस अकाउंट को अब मैं नेक्स्ट टाइम क्या है इसी अकाउंट से लॉगिन करूंगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी फिर से स्लाइड पे, ठीक है। सिक्योरिटी तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और अब हम सिक्योरिटी के बारे में एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा,
ठीक है? जिसमें आपको बताऊँगा कि कैसे हम तो सिक्योरिटी पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करूँगा। कम से कम 1 वीडियो नहीं, कम से कम 5-6 से वीडियो होंगे, जिसमें हम फ़ोकस करेंगे कि जो है कैसे हम ब्लॉक कर सकते हैं कि कोई हमारे डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन ना कर सके। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि मान लीजिए ये अभी आपका नया डोमेन कंट्रोलर बना है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ग्रुप पॉलिसी अगर आप ओपन करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन की परमिशन कुछ यूज़र्स को मिल जाती है, कुछ ग्रुप्स को मिल जाती है। यूज़र्स नहीं बोलूँगा, कुछ ग्रुप्स को मिल जाती है, ठीक है? अगर आपको डोमेन कंट्रोलर की पॉलिसी देखनी है, तो ये डोमेन कंट्रोलर की पॉलिसी है, डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। अगर आप यहाँ पे डिटेल्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, सॉरी, तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, अलाउ लॉग ऑन लोकली, ठीक है? ये जो है ये अलाउ लॉग ऑन लोकली जो ना इसको इस डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन करने के लिए लोकली जो ना राइट्स मिल गई है, और रिमोटली भी होगा। अलाउ लॉग ऑन रिमोटली करके भी एक ऑप्शन होगा यहाँ पर, सेटिंग, ठीक है? तो ये ना बाय डिफॉल्ट ये देखिए, लॉग ऑन एज अ बैच जॉब, ये भी मिल गया है, ठीक है? अब मान लीजिए ये अगर क्रेडेंशियल किसी को लीक हो जाता है, मैं मान लेता हूँ कि आप जो है बैकअप ऑपरेटर, इस अकाउंट को तो आप इतना सिक्योरली रखोगे नहीं, ठीक है? इसको टियर में डालोगे नहीं, टियर कंसेप्ट में, टियर 0 में। तो आप क्या करो, टियर 0 उनको बोलते हैं, टियर 0 अकाउंट उनको बोलते हैं जो डोमेन कंट्रोलर जैसे, डोमेन कंट्रोलर भी हमारा टियर 0 सर्वर है। टियर 0 कंसेप्ट क्या कहता है, टियर 0 अकाउंट टियर 0 पे ही लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। अब आप इसको सिक्योर तो करोगे नहीं, ठीक है? अकाउंट ऑपरेटर को करोगे नहीं, अकाउंट ऑपरेटर अकाउंट ऑपरेटर बाय डिफॉल्ट इसमें ऐड हो जाता है, तो आप इसको तो सिक्योर करोगे नहीं। बाई चांस मान लीजिए कोई, आप इसको मॉनिटर भी नहीं करोगे, बाई चांस क्या होगा कि मान लीजिए कोई अपना अकाउंट इसमें ऐड कर देता है, और वो तो हमारे डोमेन कंट्रोलर पे लॉग इन कर सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से हटानी चाहिए हमें, और एक कस्टम ग्रुप बनाते हैं, फिर उसको हम यहाँ ऐड करेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिक्योरिटी में बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं सिक्योरिटी में आपको करने के लिए। तो ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ऑडिटिंग कैपेबिलिटी। तो दोस्तों क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी को ऑडिटिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से डिजाइन भी किया गया है। जैसे मैंने आपको जैसे ही प्रमोट किया था, तो एक इवेंट दिखाया था मैंने कि जो है ग्लोबल कैटलॉग का, ठीक है? इवेंट व्यूअर आप खोलोगे, इवेंट व्यूअर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एप्लीकेशंस पे जाओगे, ठीक है? एक्टिव डायरेक्टरी का एक प्रॉपर इवेंट सेक्शन है, आप उस पे क्लिक करोगे, डायरेक्टरी सर्विसेज पे, ठीक है? तो यहाँ पर आप इवेंट के थ्रू मॉनिटर कर सकते हो चीजों को, ठीक है, कि क्या हो रहा है। और दूसरा क्या है, ऑडिट अगर आपको करना है कि कौन, सिक्योरिटी ऑडिट के थ्रू अब भी आप कर सकते हो, किस यूजर का लॉगिन सक्सेस हुआ है या, बट ये लॉग्स हमारे ना ज़्यादा दिन तक रहते नहीं हैं, तो आप इसके लिए या तो कोई टूल यूज़ कर सकते हो जिस पे, या फिर इन लॉग्स को, जैसे हम बहुत सारी कंपनीज़ जो है टूल्स यूज़ करती हैं, स्प्लंक यूज़ करती हैं लॉग्स कलेक्टर के लिए। तो आप इनको जो ना किसी दूसरी लोकेशन पे भी रख सकते हो, या फिर आपको जो ना इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। बट लिमिट क्या होती है कि आपके डोमेन कंट्रोलर के ऊपर एक लिमिटेड साइज़ है, अगर आप उसको ज़्यादा कर दोगे, मान लीजिए आपने ड्राइव का साइज़ बढ़ा दिया, ठीक है? पर वो फिर स्लो हो जाता है सर्वर। तो इसको आप कैसे मैनेज करते हो, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी स्प्लंक ले सकती है, बहुत सारे और भी टूल आते हैं, तो वो उनकी हेल्प से आप कर सकते हो। यहाँ पर आप डीएनएस के लॉग्स भी देख सकते हो कि कौन सा डीएनएस का लॉग्स बना है, किसका बना है, किस कंप्यूटर्स के लिए बना है। तो ये सारी ऑडिटिंग में आ जाती है हमारी, ठीक है? फिर आप जो ना गेट यूजर्स कमांड होती है, गेट एडी यूजर्स, ठीक है? तो ये जो है हमारी कमांड होती है, इससे आप जो ना सारे यूजर्स की डिटेल भी निकाल सकते हो, कौन सा यूजर इनेबल है, डिसेबल है, ठीक है? कब उसका लास्ट लॉगिन क्या है, प्रिंसिपल नेम क्या है, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो ऑडिट पर्पस के लिए, ठीक है? इनको भी हम समझेंगे एक एक करके डीप में। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। फिर सिंगल साइन ऑन, तो एक्टिव डायरेक्टरी में ये हमारी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट होके सिंगल साइन ऑन हो जाए। सिंगल साइन ऑन क्या मतलब, क्या हो गया कि जस्ट लाइक मैं अपने लैपटॉप पे फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करने जा रहा हूँ लैपटॉप के ऊपर, मैंने पासवर्ड पुट किया, उसके बाद सारी चीजें, अगर मैं कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, मान लीजिए ऑफिस 365 ओपन की, या
क्लाउड पोर्टल पोर्टल ओपन किया अजोर का, ठीक है, वहां पे मुझे पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। वो सिंगल साइन ऑन के थ्रू सब पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्टिव डायरेक्टरी ये हमें एक फीचर देता है कि स्कीमा मॉडिफिकेशन। ठीक है, स्कीमा मॉडिफिकेशन क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम देखते हैं स्कीमा रोल हमारा। ये तो अभी सिंगल डोमेन कंट्रोलर है। मान लीजिए अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 डोमेन कंट्रोलर या 5 डोमेन कंट्रोलर हैं, तो आपको कैसा पता चलेगा किस सर्वर के पास स्कीमा मास्टर रोल है? तो उसके लिए क्या होती है कमांड, एक नेट डम। ठीक है, नेट डम। मैं ये सारी कमांडें जो है उस पे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। नेट डम क्यूरी एफएसएमओ। ठीक है, आप इस कमांड को रन करेंगे तो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे कि जो है स्कीमा मास्टर मेरे इसी डोमेन कंट्रोलर के पास है। अगर आपका डोमेन कंट्रोलर कोई, मान लीजिए कोई दूसरा है, ठीक है, तो 3-4 डोमेन कंट्रोलर है आपके पास, तो आपको वहां से दिख जाएगा किसके पास है हमारा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम बढ़ते हैं अपने हाँ, स्कीमा मॉडिफिकेशन। स्कीमा मॉडिफिकेशन आपको पता चल गया इसके पास है। फिर आप उसके बाद आपको ना स्कीमा रजिस्टर्ड करना पड़ता है। स्कीमा रजिस्टर्ड करने की एक दोस्तों कमांड होती है, मुझे भी याद नहीं रहता है, तो मैंने इसलिए ये कमांड यहाँ पे रखी है। सबसे पहले आप इस कमांड को कॉपी करोगे। ये भी कमांड मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। फिर आप इसको जो है यहाँ पे ओके करोगे, ये आपको आ जाएगा स्कीमा रजिस्टर्ड करने के लिए। ठीक है, ये रजिस्टर्ड हो गया। आप हम पहले क्या करते हैं, स्कीमा रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? फिर उसके बाद आप एमएमसी खोलोगे। एमएमसी खोलने के बाद आपको जो है यहाँ पे जाना है, ऐड रिमूव स्नैपिन पे। यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, ये स्कीमा आपको यहाँ पे ऐड करना है और ओपन कर देना है। ये आपका खोल ओपन हो गया स्कीमा का कंसोल। ठीक है, इसमें क्या हो गया है, जैसे कि मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, स्कीमा जो है हमारा क्लास और एट्रीब्यूट्स, दो चीजें होती हैं स्कीमा में। ठीक है, क्लास हमारा क्या हो गया? अगर यहाँ पर आप सर्च करोगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ यूजर। यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो ये यूजर हमारा क्या हो गया? क्लास हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यूजर बनाने जा रहा हूँ, अभी जैसे मैंने एक यूजर बनाया था, यहाँ पे फिर से एक यूजर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो यूजर बनाने जा रहा हूँ, ये यूजर हमारी क्लास है, ये क्लास है। ठीक है, उसके अंदर मैं एट्रीब्यूट का नाम दूंगा। एट्रीब्यूट हो गया इसका यूजर वन। ठीक है, ये यूजर वन एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये फाइल नेम क्या हो गया, फर्स्ट नेम क्या हो गया, लास्ट नेम क्या हो गया, ये एट्रीब्यूट्स हैं। इनके अंदर वैल्यू सेव होती है। फिर मैंने यहाँ पर दिया यूजर टू, तो ये भी एट्रीब्यूट्स हो गया यूजर लॉगऑन नेम। ठीक है, अब हम आते हैं वहां पे वेरीफाई करते हैं कि यूजर हमारा क्या हो गया, क्लास हो गया। ठीक है, सबसे पहले ये यूजर हमने क्लिक किया और फिर इसको खोला। ठीक है, एट्रीब्यूट्स पे क्लिक किया, ये देखिए आप सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे जो मैंने अभी डाला था फर्स्ट नेम और यूजर लॉगऑन नेम, तो वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप डिस्प्ले नेम आ गया। ठीक है, और ऐसे ही फर्स्ट नेम भी होगा हमारा। ठीक है, ये लास्ट नेम हो गया, लास्ट लॉगिन हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि इसमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इसमें। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसमें फिल्टर भी काम नहीं कर रहा है। तो इसमें हम ये करके ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं। अब जो है ना, आप एट्रीब्यूट्स, नया एट्रीब्यूट्स भी ऐड करना चाहते हो या नया क्लास ऐड करना चाहते हो, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हम और स्कीमा जो है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको स्कीमा मिलता है। ठीक है, अभी मैं 2019 यूज कर रहा हूँ, तो इसका स्कीमा अलग है। ठीक है, अगर आप जो है 16 यूज कर रहे होगे, तो उसका स्कीमा जो है इससे लेस देन होगा। तो स्कीमा का, हर स्कीमा का अपना वर्जन होता है, वो बाय डिफॉल्ट मिलता है। ठीक है, वर्जन शो करता है कि आपकी जो है कितनी क्लासेस, कितने एट्रीब्यूट्स, लेटेस्ट एट्रीब्यूट्स होंगे, लेटेस्ट क्लासेस होंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर मान लीजिए आपको पहले क्या होता था, अगर एक्सचेंज हम इंट्रोड्यूस करते थे एनवायरनमेंट में, तो हमें अपना स्कीमा अपग्रेड करना पड़ता था या एक्सटेंड करना पड़ता था एक्सचेंज के हिसाब से। दोस्तों, ठीक अगर है, आपको स्कीमा जानना है अपना, कि मान लीजिए आप, मैं भी 2006 19 यूज कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है? तो अगर आपको जानना है कि आप कौन-सा स्कीमा यूज़ कर रहे हो, तो उस बहुत सिंपल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए हम 2019 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं डेटा सेंटर, ठीक है? अगर मुझे स्कीमा जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 मेथड होते हैं, 2 कमांड के थ्रू। एक होता है हमारा एएसआई एडिट के थ्रू। आप टूल्स पे जाओगे, एडीएसआई एडिट पे क्लिक करोगे, ठीक है? एडीएसआई एडिट पे क्लिक करोगे। अब इसको ये जैसे मैंने पहले से ही कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आपको मैं बताता हूँ कैसे इसको कनेक्ट करना होता है। जब ऐसे ही आप ओपन करोगे, फिर से मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है? जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये पेज आपके सामने खुलेगा, ठीक है? ये पेज खुलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करोगे, कनेक्ट टू पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे होंगे। अभी हमारे पास क्या सिंगल डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है? तो ये आपको पहले वाला कनेक्शन पॉइंट पे यहाँ पे आना है, सेकंड वाले ऑप्शन पे, ठीक है? आप सिलेक्ट वेल नोइंग नेमिंग कंटेस्ट पे जाके इस पे आपको क्या चाहिए, अभी स्कीमा का चाहिए हमें, डिफॉल्ट नेमिंग कंटेस्ट तो चाहिए नहीं, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन चाहिए नहीं, रूट डीएससी तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ चाहिए स्कीमा। तो स्कीमा पे क्लिक कर दोगे और किस कंप्यूटर से कनेक्ट हुई है, मतलब किस डोमेन कंट्रोलर से। तो अभी ये डिफ़ॉल्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया जिस पे मैं लॉगिन हूँ उसी को उठा लेगा ये, ठीक है? इसको ओके करेंगे। अब मैं क्या हो गया, मैं स्कीमा से कनेक्ट हो गया हूँ, ठीक है? अगर आप स्कीमा एडिट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, यहाँ से भी आप देख सकते हो, जो सेम आप वहाँ से देख रहे थे। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको क्लियर है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लिखे होते हैं, तो डिस्टिंग्विश फॉर्म में लिखे होते हैं, तो उनको थोड़ा-सा समझना मुश्किल हो जाता है अगर आप हाँ, अभी नए हो एज़ अ लर्नर, ठीक है? अब मुझे जानना है कि इसका स्कीमा क्या है, मतलब स्कीमा वर्ज़न जानना है, तो यहाँ पर आप आके स्कीमा पे क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ पे आओगे, तो यहाँ पर आपको फ़िल्टर भी कर सकते हो कि आपको सिर्फ़ वही वैल्यू दिखें जिनमें कोई वैल्यू हो, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट वर्ज़न, ये स्कीमा का वर्ज़न है, ये हमारा क्या है, ये सीएन इसका नाम हो गया, क्लास नेम हो गया, और ये जो है हमारा वर्ज़न है 88, ठीक है? 2019 का 88 होता है, 2016 अगर होता है यहाँ पे तो 87 लिखा होता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारे वर्जन के बारे में। अब आते हैं हम अपनी स्लाइड पे फिर से, क्यूरिंग क्यूरिंग एंड इंडेक्सिंग। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो लास्ट पॉइंट है हमारा, होता क्या है कि मान लीजिए कि आपको एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में, ठीक है, ये यूजर क्रिएट ही कर देते हैं इसको, बहुत सारी डोमेन्स है, मल्टी डोमेन आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक यूजर सर्च करना है, आपको नहीं पता वो यूजर्स किस डोमेन में है, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी का एक बहुत अच्छा फीचर्स है, जिसके थ्रू हम क्वेरी कर सकते हैं कि हमें किसी को फाइंड करना है। मान लीजिए किसी भी कंप्यूटर के यूजर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर्स को, ग्रुप्स को, कॉन्टैक्ट को, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, शेयर फोल्डर्स, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, कस्टम सर्च, ठीक है, कॉमन क्वेरीज। तो आप मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमें सिर्फ यूजर फाइंड करना है और मुझे नहीं पता कि वो किस डोमेन में है। अभी यहाँ पे एक डोमेन, बट यहाँ पे देख रहे एक ऑप्शन आ रहा है इंटायर डायरेक्टरी। इंटायर डायरेक्टरी अभी क्या है, आगे वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं मल्टीपल कम से कम 2 चाइल्ड डोमेन बनाऊंगा। इस सिनेरियो को पूरा कंप्लीट करेंगे हम, जो मैंने डायग्राम में आपको बताया था, ये वाला पूरा सिनेरियो कंप्लीट करेंगे हम। तो ये जब हम बनाएंगे, तो वहां पर मान लीजिए कोई यूपी में बना हुआ है, तो आप इंटायर, आपको नहीं पता किस डायरेक्टरी में बना है, यूपी में बना है या एचआर में बना है, आपको नहीं पता यूजर, आपने सिर्फ यहाँ पे क्या है, इंटायर करना है डायरेक्टरी और यूजर लिख देना, यूजर नेम 2 डाल देना या 1 डाल देना है, तो वो आपको यूजर यहाँ पे मिल जाएगा आके। तो ये एक फीचर है एक्टिव डायरेक्टरी का, इंडेक्सिंग और सर्च करने का। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर्स है, इसके थ्रू आपका मतलब टाइम बच जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे लॉजिकल और फिजिकल चीज़ों के बारे में, एक्टिव डायरेक्टरी कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है? और फिर उसके बाद हम सीधे लैब करेंगे, आधे घंटे लैब करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, फिर आधे घंटे लैब करेंगे, फिर चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि क्या है, आपको जितना टाइम आप लैब में दोगे, ठीक है, आप खुद से अपनी लैब बनाओ। मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बोला है कि अपनी आप खुद से भी लैब बनाओ, एज़ोर पे बनाओ या गूगल पे बना सकते हो, गूगल क्लाउड पे या अमेज़न पे, ठीक है? और उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो।
आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। थ्योरी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, बेसिक चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ, बट आप जितना लैप करोगे, उतना अच्छा रहेगा, उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हों या कुछ भी सजेशंस देने हों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।